नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आपका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। सर, जज साहब की का जो मामला सामने आया जिसमें एक बड़ी मात्रा में उनके घर में कैश बरामद हुआ, फिर उसमें जले हुए नोटों की वीडियो वायरल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारी चीजें अपने वेबसाइट पे अपलोड किया। लेकिन इस पूरे मामले में जो रहस्य है वो बरकरार रहने के बजाय, उजागर होने के बजाय और गहराता चला जा रहा है। अगर हम समझना चाहें हमारे दर्शकों के लिहाज से एक्चुअल खेल चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों अभी तक जज साहब जो है एज इट इज हैं, जज साहब को लेकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन उन सवालों का जवाब किसी की तरफ से नहीं आ रहा है। जज साहब कह रहे हैं कि वो पैसा मेरा है नहीं, लेकिन फिर वो पैसा कहां से आया उस पर कोई बातचीत हो नहीं रही है, सवाल उस पर कहीं आ नहीं रहा है। तो ये खेल चल क्या रहा है, पूरा खेल है क्या? राय साहब नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को। हमेशा की तरह आपने एक बहुत ही गहरा, गंभीर और पेनिट्रेटिंग सवाल पूछा है। इस मामले में तमाम तरह की लफाजियां चल रही हैं, लेकिन ये जो गंभीर चर्चा आपने की है इसके लिए साधुवाद आपको। देखिए हकीकत क्या है। एक तरफ इतनी बड़ी मात्रा में पैसा जलता है, बरामद होता है, क्या होता है कोई कहानी नहीं पता। जलने के बाद वो कहाँ उसका मलबा गया, जो पैसे बचे वो कहाँ गए, कोई कुछ सामने नहीं आया। कहने को पारदर्शिता बताई जा रही है, सब कुछ वेबसाइट पे डाल दिया गया है। मूल प्रश्न जो है इस पूरे मामले के वो अनुत्तरित है। और शुरुआत केवल यहां से कीजिए कि 14 तारीख की रात का ये घटनाक्रम है सारे का सारा। जस्टिस वर्मा उस दिन घर पे नहीं थे, उनकी मां थी और उनके परिवार के लोग थे, उनकी वाइफ भी नहीं थी साथ, उनके भोपाल गए हुए थे। वो सारा बरामदगी हुई, जो भी हुआ जला, आग लग गई, सारी बात हुई। अभी तक 14 तारीख से लेकर आज 25 तारीख है, 11वां दिन है। क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है इस केस में? 1991 का एक रूल है, सुप्रीम कोर्ट की वो डायरेक्टिव है कि हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज किसी के खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए सीजीआई की परमिशन चाहिए। अभी तक क्या पैसे की बरामदगी, पैसा जलने, पैसा गायब होने को लेकर के कोई एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? जवाब है ना। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, जस्टिस वर्मा ये कहते कि ये पैसा हमारे कैसे आया, किसका, हमारा पैसा नहीं है, कैसा आया, किसका आया, ये हमारे खिलाफ एक साजिश हो सकती है। तो जस्टिस वर्मा को तो पर्चा दर्ज कराने से कोई नहीं रोकता ना। वो तो एफआईआर करा सकते थे या नहीं करा सकते थे? वो ना कराए, उनका कोई परिजन करा सकता था कि भाई हमारे घर में ये पैसा कहां से आया, हमें नहीं पता, इसकी जांच कराई जाए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब आप कह रहे हो कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, तो आपको खिलाफ पर्चा दर्ज होने, आपके पर्चा दर्ज कराने पर कौन रोकता है? और दूसरी तरफ जो वो पैसा था वहां पर जिसमें आग लगी, जो जले हुए नोट के बोरी कट्टे, जब सारे वीडियो आपने दिखाए सब कुछ, वो पैसा जो बचा तो वो कहां गया? वो मलबा गायब कैसे हुआ? वो मलबा गायब किसने किया? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस पूरे एरिया में जब नोट जल गए थे, पुलिस भी पहुंच गई थी फायर ब्रिगेड के बाद, वो वीडियो भी सामने था। उस पूरे एरिया को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? उसको सील क्यों नहीं किया गया? उसकी सीजर रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई गई? ये सवाल है या नहीं? एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि जांच अब होगी तो किस बात की होगी? वहां तो सबूत तो सारे मिट गए, वो मलबा कहां चला गया? किस चीज की जांच करोगे? कौन सा पैसा, क्या अमाउंट है उसकी? अभी तक भी आपने पारदर्शिता के तो झंडे गाड़ दिए कि सब कुछ जो कुछ आया आपने उस पर गाड़ दी। अभी तक ये नहीं बताया कि अमाउंट कितनी थी, बताया किसी ने आपको? तो इस पूरे मामले में एक खास तरह की पारदर्शिता है और एक अजीब तरह की गोपनीयता है, जिसको आप रहस्य कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक शब्द यूज किया आपने कि रहस्य में, ये रहस्य ही है जो गहराता जा रहा है कि क्या कारण है कि अभी तक जस्टिस वर्मा के घर पे जो कुछ ये हुआ उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? और जस्टिस वर्मा जो साजिश बता रहे हैं कि ये पैसा हमारा नहीं था। आप कभी किसी जज के घर पे गए हो, हाई कोर्ट जज खासतौर पर, पहली बात तो ऐसा अवसर ही नहीं आ सकता कि घर पे अप्रोचेबल हो वो। और अगर आप जाएंगे, अगर आपके हाथ में ब्रीफ केस या कोई छोटा सा बैग भी है, सीआरपीएफ उसकी भी तलाशी लेती है। इतने बड़े स्टेशेस ऑफ कैश कैसे अंदर चले गए? मान लीजिए वर्मा जी का पैसा नहीं था तो किसका था? वर्मा जी कहे ना कि एफआईआर दर्ज कीजिए, पता कराइए, हो जाए सीबीआई की इंक्वायरी। क्यों नहीं हुई अब तक? 11वां दिन है। तो ये रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू देखिए आप, 14 तारीख को ये हुआ, 22 तारीख को सीजीआई ऑर्डर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना कि इनका जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लिया जाए। उससे लेकर के 14 तारीख से लेकर के बीच में वो लगातार करते रहे 20 तारीख तक अपना जुडिशियल वर्क कर रहे थे जस्टिस वर्मा, 15 तारीख से ऑनवर्ड्स। और जो बीच में उस दिन, जिस दिन खबर आई उस दिन वो छुट्टी पे चले गए। मेरा आपसे ये सवाल है और सारे दर्शक साथी इस बात को समझ जाएंगे
कि जब अब उनसे वर्क विड्रॉ कर लिया गया है, वो तीसरे नंबर के सीनियर जज है दिल्ली हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की 11 कमेटियों के सदस्य हैं। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्क विड्रॉ कर लिया गया है, तो अब तो एक तरीके से वो बिना काम के हैं, वो किसी कमेटी का भी हिस्सा नहीं रहेंगे क्योंकि वर्क विड्रॉ हो गया सारा। अब उनको आप तबादला क्यों कर रहे हैं इलाहाबाद के अंदर? यहां भी वर्क विड्रॉ हो गया, वहां भी वर्क तो दे नहीं सकते आप। और वहां की वकील आपके खिलाफ झंडे उठाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अनिश्चितकाल हड़ताल कर दी है, वो कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि हमने लखनऊ की जो बार है उससे भी बात कर ली है। देश के 22 हाईकोर्ट जजों के एसोसिएशन जो है बार एसोसिएशन, उनका भी वो दावा करते हैं कि हमारा समर्थन है। तो जुडिशरी, हायर जुडिशरी, जस्टिस खन्ना क्या कभी चाहेंगे कि किसी भी इस तरह के विवादास्पद मामले में बार के साथ भी पंगा ले लिया जाए, सीधा टकराव ले लिया जाए? क्यों चाहेंगे वो? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल इसमें जो है कि अभी इस मामले की जांच के ऑर्डर हुए हैं, 3 जज इसकी जांच करेंगे, 2 हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और 1 जज कर्नाटक के। सारे सबूत दिल्ली में, सारा घटनाक्रम दिल्ली का, सब सारे गवाह दिल्ली के, और आप इनको जस्टिस वर्मा को उठा करके इलाहाबाद भेज रहे हैं। इसके पीछे क्या मंशा है? जांच तो दिल्ली में होनी है ना। और वो जो जजेस 3 आएंगे वो वीकेंड पे ही आएंगे, स्वाभाविक है, 5 दिन तो उनका भी वर्किंग होता है। तो वो दिल्ली जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, क्या करेंगे? तो जो स्थिति जब आपने वर्क विड्रॉ करने के बाद ही हैज वर्चुअली बिकम पावरलेस, तो उनको इलाहाबाद भेज करके जहां के वकील झंडे उठाए हुए हैं, आप एक नया नाहक विवाद क्यों पैदा कर रहे हैं? सवाल आएगा ना ये। तो ये सारे के सारी वो सवाल है, यक्ष प्रश्न है, जो इस पूरे मामले को दिनों दिन लगातार आप गंभीर नहीं रहस्य में बनाते जा रहे हैं। और इस पर कोई बोल नहीं रहा है, ना कोई अमाउंट बता रहा है, ना सीजर क्यों नहीं हुआ वो नहीं बता रहे, एरिया सिक्योर क्यों नहीं किया गया, सील क्यों नहीं किया गया, ट्रांसफर क्यों की जा रही है इलाहाबाद में विरोध के बावजूद। तो ये सारी इसके पीछे मंशा क्या है? सर ये जो सवाल है, ये सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में दिख रही हैं, लेकिन क्या खेल भी यही है एक्चुअल? आखिर सरकार भी तो मौन है, सरकार के पास भी तो अथॉरिटीज हैं, सरकार क्यों मौन है? ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियां कहाँ हैं? क्यों वो एजेंसियां सक्रिय नहीं हो पा रही हैं? क्या इस पूरे रहस्य के पीछे केवल सीजीआई साहब का हाथ है, या सरकार का भी कुछ रोल है? सरकार की प्लानिंग कुछ और बड़ी और खतरनाक हो रही है? मुझे इसकी पूरी पूरी आशंका है। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से हाउस को रह रहकर एडजर्न किया जाता है, कभी कुणाल कामरा जैसे छोटे मामले में, कभी कर्नाटक के डिप्टी सीएम के विवादास्पद कथित बयान के लेकर के, लगातार मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं टाइम बाय कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजी को फाइनल करने के लिए। और मोदी जी की जो लगातार मंशा है 2014 से लेकर के अब तक, वो किसी से छुपी हुई नहीं। वो जैसे सीसी की नियुक्ति का अधिकार उन्होंने अपने हाथ में लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, नया कानून बना के, उनकी दबी कुचली इच्छा कहीं ना कहीं ये है कि हायर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट भी एनजेएसी के जरिए, जैसा कि वो पहले चाहते थे, वो उनके हाथ में किस तरीके से आ जाए। मुझे लगता है, मुझे आशंका है, मुझे डाउट है कि उसके लिए एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। अभी आप देखिए, अभी सारा कुणाल कामरा में और सारा औरंगजेब में और मस्जिदों में और बुलडोजर चलाने में, फाहिम के घर पर उस पर वो सब चल रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार की अभी रणनीति तय नहीं है कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक बारीक चीज आपको बता दूं कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ 22 तारीख को, आपने देखा 21 तारीख को मीडिया में खबर आई है पहली बार अंग्रेजी के अखबार के जरिए। तमाम डॉगी चैनलों ने क्या किया था? तमाम डॉगी चैनलों ने पहले कोशिश ये की कि इसको दबाया जाए, और दिल्ली फायर चीफ का एक कथित बयान जो कि नहीं था, उन्होंने खारिज कर दिया। उनकी तरफ से कहलवाया गया कि कोई पैसे नहीं बरामद हुए, वहां पर कोई पैसा नहीं जला। अगले दिन 24 घंटे के अंदर वो रिट्रैक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कब कहा था। तो वो सारी खबर, बरामद की खबर कम चलाई, दिल्ली फायर चीफ की खबर ज्यादा चलाई गई। ये डॉगी मीडिया का स्टैंडर्ड हुआ, तो उनको बिना इशारे के वो कुछ नहीं करते। एक दूसरा, जो सरकार का सबसे महंगा और सबसे प्रिय वकील रहा है मोदी जी का, जो विदेशों में भी हमारे केसेस की पैरवी करता है, वो बार बार तमाम डॉगी चैनलों पर आकर एक ही बात कहता है, इस मामले को कम एनजेएसी पे जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार प्रहार करता है। और वो चीज आप लगातार बीच बीच में देख रहे होंगे। तो सरकार की अभी स्क्रिप्ट जो है वो अधूरी है कहीं ना कहीं, वरना तो एफआईआर तो 15 तारीख को ही दर्ज हो जानी चाहिए थी। और अगर जस्टिस वर्मा को करानी थी साजिश की, तो वो अलग से करवा देते, कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई किसने पैसे रखे, यहाँ कैसे आए, जो भी था। तो बेसिकली सरकार की स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, बट इट हैज कम आउट ऑफ द ब्लू, और अनापेक्षित तौर पर ये सारी चीज सामने आ गई। सरकार ने शुरू में, आप ये बताइए ना, इतना बड़ा मामला 14 तारीख की रात का,
और 20 तारीख की शाम तक इस पर लीपाप होती रही। अगर 21 को एक खबर नहीं आती तो ये मामला दब गया था ना, कंप्लीटली दब गया था। और चुपके से अपने इनको जस्टिस वर्मा की बदली के ऑर्डर भी कर दिए थे कॉलेजियम ने, और फिर ये भी कह दिया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये घटना इस बदली का आधार नहीं है, जो पहला ऑर्डर उन्होंने किया। प्रेस नोट जारी करके कहा बाकायदा। इसको दबाने की मंशा थी, वो दब नहीं पाया, वो खुल गया। तो अब सरकार नई स्क्रिप्ट तलाश रही है। एक मूल मंत्र जो मुझे लगता है शुरू से लेकर आखिर तक का अब इनका ये रहेगा, किसी तरीके से, अभी आप देखिए 1-2 दिन में डॉगी मीडिया बहुत जबरदस्त तरीके से इस पर हमला बोलने वाला है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय की जाए। जो ये नियुक्तियां हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम ओपेक है, ये गलत है, और पूरे देश में एक माहौल बनाया जाएगा डॉगी मीडिया के जरिए। और बाकी आपको पता ही है फिर जिस तरीके से चीजें होती है। तो आशंका ये है जिसके कारण कंक्रीट स्टेप आपको दिखाई नहीं देते। और आप ये बताइए ना, 3 दिन से जो अपोजिशन कह रहा है कि हाउस के अंदर इसकी चर्चा कराइए, हुई क्या चर्चा? और कल शाम को दोपहर बाद ऑल ऑफ ए सडन जयदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के चेयरमैन है, वो लीडर ऑफ हाउस नड्डा साहब और खड़गे साहब को बुला करके बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, और उसमें उनको तमाम अपना ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो भी वकील रहे। आज खड़गे साहब ने हाउस शुरू होते ही क्या कहा? उन्होंने कहा कि बंद कमरे में इस तरह की बातचीत ठीक नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सारे फ्लोर लीडर्स जो उनके पक्ष के, अपोजिशन के, उनके साथ खुल करके बात की जाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मामले में, विपक्ष सरकार की मंशा समझ रहा है, लेकिन मामला जुडिशरी का है, मामला सेंसिटिव है, इसलिए कोई भी इसमें अपने हाथ नहीं जलाना चाहता। सरकार की मंशा बिल्कुल आपको पहले दिन से पता है, स्क्रिप्टेड है। और पहले वो चाह रहे थे दब जाए, अब नहीं दबा, तो इसका कोई ना कोई लाभ उठा करके अपनी जो पुरानी बरसों की मंशा है उसको लागू करने का कहीं ना कहीं एजेंडा हो सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। मौका तो ये था कि जो कुछ भी ये हुआ इसकी पारदर्शी जांच कराई जाए, सजा दी जाए दोषी को, और ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दी जाए कि आगे कोई हिम्मत ना कर पाए। उसकी बजाय जो कुछ ये हो रहा है, कहीं ना कहीं ये रहस्य जो है इसको लगातार गहराता जा रहा है। तो आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिक्र किया, विरोध का जिक्र किया। सर मैं समझना ही चाहता हूं कि क्या ये जितने जबरदस्त रूप से विरोध है, यहां तक का वो आ जाता है कि हम लठ लेकर के स्वागत करेंगे और लठ लेकर के तैयार हैं सारी चीजें। मुझे ये बताएं, उसके बाद भी ये ट्रांसफर का स्टेटमेंट जारी कर देना सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना सही है, जुडिशरी के लिए कितना सही है? कुल मिला के मेन चीज ये है कि कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने को सुप्रीम और ताकतवर दिखाना चाह रहा है कि तुम कुछ भी करो, मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं और वही होगा जो मैं चाहता हूं, चाहे मुझे डायरेक्शन कहीं से मिल रहा हो। राय साहब, ताकत जो होती है ना, ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप ताकतवर है, मुझे पता है इस बात का। सुप्रीम कोर्ट की ताकत इस देश में कहां डिस्प्यूट है, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जन भावनाएं भी समझनी चाहिए। आप जब वहां पर उनको भेज रहे हो, अल्टीमेटली अभी नहीं तो कभी काम तो करेंगे ना वो। तो आप सीधा सीधा इतने बड़े समुदाय, देखिए जो बार होता है ना, बार को किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा माना जाता है। बार के बिना सुप्रीम कोर्ट क्या है, बार के बिना हाई कोर्ट क्या है? तो ये टकराव बड़ा ही अप्रत्याशित, और मैं अगर सही मायने में आप कहें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बार हाईकोर्ट का पूरक है, हाईकोर्ट बार का पूरक है, उस एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ताकत दिखाने की जगह बहुत है। ये मौका है संवेदनशील जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को बचाने का, जुडिशरी की जो एक लोगों के बीच में एक जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, उसको बहाल करने का, ना कि अपनी जिदबाजी या ताकत दिखाने का। ये जो सेंसिटिव समय होते हैं, इस तरह के संक्रमण काल जो होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, ना कि अपनी जिद पर अड़ने की। एक ऑर्डर आपने पहले किया, कल फिर उसको करके आप रिट्रीट कर रहे हैं। मैंने भेजा ऑर्डर उसका कल का जो आपको है, तो उसमें क्या है राय साहब? केवल और केवल ये दिखेगा, आप अपना तो एजेंडा पूरा करवा लेंगे अपनी ताकत के सहारे, लेकिन उस हाईकोर्ट का माहौल तो फॉर ऑल टाइम्स खराब हो गया ना। जजों के बीच के अंदर जिस तरह की एक रेखा बनेगी, एक दीवार बनेगी, क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए वो एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव होगा? जवाब है ना। जिस दिन वो जाएंगे उससे टकराव बढ़ेगा, कोई माहौल अच्छा नहीं होगा। दूसरा, जब जांच पेंडिंग है, 3 हाईकोर्ट के जज आने हैं, 2 चीफ जस्टिस और एक वो, सारे सबूत यहाँ, सारे गवाह यहाँ, मौका वारदात यहाँ, वर्क ऑलरेडी विड्रॉ हो गया है, तो वहां जाके वर्क तो दे नहीं दोगे आप उनको जुडिशियल, या दे दोगे? जब वर्क नहीं कर सकते तो उनको यहां कंटिन्यू किए जांच पूरी होने तक। तो ये कैसी जिद है कि नहीं हम तो उनको भेजेंगे? ये कुछ और है, ये जरूरत से ज्यादा है।
और ये जस्टिस खन्ना को समझना चाहिए कि जब एक जस्टिस वर्मा की सवाल नहीं है, ये पूरी जुडिशरी के कार्य प्रणाली और विश्वसनीयता का सवाल है। ये पूरा देश समझ रहा है और ये वो ऐसा मौका है जब सरकार हर संभव कोशिश करेगी चीजों को अपने हाथ में लेने की, टर्म्स को डिक्टेट करने की। ऐसे में आपको ना केवल बहुत ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा, आपको अपना फ्रेटर्निटी जो है, जुडिशियल फ्रेटर्निटी है, उसके प्रति ज्यादा ईमानदार और पारदर्शी होना पड़ेगा, बल्कि देश में जो कुछ ये मैसेज गया है उस मैसेज को नेगेट करना पड़ेगा कि सारी जुडिशरी ऐसी नहीं है। जुडिशरी के अंदर देयर आर सर्टेन जजेस विद ए स्पाइन। जो देश पिछले 10-11 साल से मिस कर रहा है कि जुडिशरी की स्पाइन कहां चली गई, और खासतौर पर गोगोई के बाद से लेकर के जो चंद्रचूड़ और जो सारे लोग ये करते आए हैं, उसके बाद जुडिशरी का पूरा जो क्रेडिबिलिटी का संकट था वो निरंतर गहराया है। उसको अगर बचाने का जिम्मा है तो मान के चलिएगा फिलहाल के लिए जस्टिस खन्ना, और इसके तत्काल बाद कुछ समय के लिए, क्योंकि ये मामला अभी खत्म होने वाला नहीं, अभी तो 2-3 हफ्ते जांच में लगेंगे, फिर ये किसी जांच को किस निष्कर्ष पे पहुंचेगी। अभी तक भी एफआईआर दर्ज ना होना ये बहुत कुछ कह रहा है। अभी तक नोटों की संख्या ना बताना, अमाउंट ना बताना, और मना करने के बावजूद भी उनको वहीं ट्रांसफर करना, दिस इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई। ये कोई स्क्रिप्ट ऐसी है। इसके अलावा एक और चीज है सर, जो जरा मैं पूछ लूं उसको, सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया? सीसीटीवी फुटेज क्या आखिर उसको जारी करने में क्या दिक्कत है, या फिर सारे उस पूरे के दौरान सब कुछ डिलीट कर दिया गया है? भाई साहब, आप तो सीसीटीवी की बात कर रहे हैं जिसपे इतना झगड़ा पड़ गया रात को, 14 तारीख की रात को 11:30 बजे आग लगी, फायर ब्रिगेड आई, वीडियो बन गए, सब जगह चले गए, सब कुछ हो गया, सबको पता लग गया ये कंट्रोवर्शियल मामला है। उस पूरे मामले, वहां पर पुलिस भी आ गई थी, उस पूरे एरिया को सील क्यों नहीं किया गया? सवाल आएगा। सीसीटीवी इमीडिएटली कब्जे में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? वो जो जितना भी मलबा था जला हुआ जैसा भी, वो गायब कैसे हो गया? किसने गायब किया? वो सवाल नहीं होगा? जस्टिस वर्मा तो ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, मैं था ही नहीं घर में, तो किसने कर दिया वो? और जब आप उस एरिया को अगर सील कर देते तो कौन कर देता? कोई भी नहीं करता उसको सफाई। तो आपने होने दिया ये किसी न किसी रूप में, वो किसने होने दिया उसकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और वो कब होती? जब सीधा सीजीआई लूप में थे, सीजीआई को बता दिया गया था, जो दिल्ली चीफ जस्टिस है, दिल्ली के उपाध्याय साहब, उन्होंने कहा मुझे 4:50 में बताया गया 15 तारीख की शाम को। उससे पहले तो जेसीजीआई को तो बता ही दिया गया था ना, जस्टिस खन्ना को। एलजी को भी बताया गया होगा, एचएम को भी बताया गया होगा, पीएम को भी बताया गया होगा। तो वो एरिया सील क्यों नहीं हुआ, कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं हुआ? वो सारा फॉरेंसिक जांच में वो चीजें सामने आती। अब तो आपकी सीसीटीवी से लेकर के उस मलबे से लेकर के हर एक चीज के सबूत खत्म कर लीजिए। आप जांच क्या करेंगे? आप कह रहे हो ये पैसे मेरे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे पैसे नहीं है। कर लीजिए जांच, कौन से पैसे, कहां है पैसे, दिखाइए। जो पैसे बचे थे वो कहां है, यही बता दे दिल्ली पुलिस। आप कह रहे हो पारदर्शिता कर दी, मैं कह रहा हूं कि इतना अनप्रोफेशनल जांच कभी नहीं सुनी मैंने, कि भाई नोट जलने का मामला है, हाईकोर्ट जज का मामला है, कोई मजाक थोड़ी है। वीडियो गए हैं सब जगह, वीडियो मैंने और आपने थोड़ी बनाए, उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों नहीं बनाए, सारे पुलिस ऑफिसर्स के पास है। और नहीं, सीसीटीवी फुटेज सर, सीसीटीवी फुटेज अगर नहीं है तो जो ये खबर आ रही है, जो ये कहा जा रहा है कि जो उस आवास पर पहले 5 अधिकारी पहुंचे उनके फोन सबमिट करा लिए गए, पता कैसे है कि पहले 5 अधिकारी पहुंचा कौन? वो तो एक एक हर एक उसकी ना, जैसे मान लो फायर ब्रिगेड वाले गए तो फायर ब्रिगेड के कितने डॉट गए थे, कितनी गाड़ियां गई थी, उस पर उस समय कौन तैनाती थी, क्लियर है वो। एक की तो आवाज भी आ रही है, एक दो की डिम पिक्चर्स भी दिख रही है। पुलिस वाले भी जो जाएंगे वो कॉल होती है सारी सारी, ऐसा नहीं है कि मतलब यूं ही जबरदस्ती। वो तुगलक लेन थाने का मामला है, कौन गए थे, उनके सुपरवाइजरी अफसर कौन है, वो एक सिस्टम है, उसको नहीं छुपा सकते आप। सवाल तो ये कि सील क्यों नहीं किया, सीजर रिपोर्ट क्यों नहीं बनी, सीसीटीवी फुटेज इमीडिएटली क्यों नहीं कब्जे में ली गई, उसको गायब कैसे होने दिया गया? तो ये रहस्य लगातार गहराते जा रहे हैं। और जब 1991 का एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि सीजीआई से पूछे बिना पर्चा दर्ज नहीं होगा, तो सीजीआई के कहने पर सारी चीजें हो रही, तो एफआईआर दर्ज करने में क्या परेशानी? पहले सरकार, माफ कीजिएगा, पहले इस पूरे मामले को राम प्रकाश जी दबाने की कोशिश की गई। ये आपने 21 तारीख तक देखा। जैसे ही अंग्रेजी मीडिया अखबार में खबर आई, उसके बाद इस मामले में भगदड़ मची। नहीं तो उससे पहले चुपके से एक खेल किया गया था, इनकी बदली की फैसला कर लिया गया था गुपचुप तरीके से, ये आपको याद होगा। ये सारा पंगा तो तब हुआ जब ये मीडिया में खबर आ गई। इसके दो हैं, पहले इसको दबाने की कोशिश की गई
और अब इसको माध्यम बना करके सरकार की मंशा जो दबी कुचली 10 साल से है, उसको पूरा करने का खेल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी। इट्स मे बी एज अर्ली एज टुडे शाम को ये राज्यसभा के अंदर एक खास तरह की, क्योंकि जगदीप धनखड़ कितनी बार कह चुके हैं जुडिशरी के बारे में, आपने देखा ना कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। जगदीप धनखड़ मतलब की बात याद है ना? फिर तो सर सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का मामला बना कि पूरे जुडिशरी को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है ऐसे जजों के माध्यम से। और चूंकि यही एक नहीं है, और भी कई जज उदाहरण में आए। फिर उसके अलावा भाई चंद्रचूड़ साहब के घर पे मोदी जी गए, फिर अब वो सम्मान ले रहे हैं महाराष्ट्र में। गोगोई साहब का सबको पता है, कोई जो है वो रिजाइन करके जाके भाजपा ज्वाइन कर ले रहा है। इसका मतलब जुडिशरी को ब्लैकमेल करने के सारे साधन तैयार कर लिए हैं मोदी सरकार ने। राम प्रकाश जी, ये खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? ये खेल की शुरुआत गोगोई से हुई थी। एक रात को महामानव उनका दफ्तर देखने गए थे, अगर आपको याद हो तो। उनका दफ्तर के आप कौन सी बेंच पे बैठते हो, और उस दिन की डेट से लेकर के बाद जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन तक के उनके फैसले देख लीजिए। उसकी फर्दर एक बैकग्राउंड ऐसी ही थी दिल्ली के एक कथित होटल की, जो ग्रेप वाइन आपने लगातार सुनी होगी कि होटल में क्या हुआ था। उसके बाद सारी चीजें होती चली गई। चंद्रचूड़ के यहाँ क्या क्या हुआ, जो भी कुछ हुआ, सारे देश को भी पता है, दुनिया को भी पता है कि उन्होंने किस तरह के फैसले दिए, क्या करके फैसले दिए। तो जस्टिस खन्ना क्या उसी कड़ी में अपना नाम लिखवाना चाहेंगे, या ही विल बी जज विद ही विल बी सीजीआई विद डिफरेंस? ये तो उनको तय करना है। वो जस्टिस एचआर खन्ना के भतीजे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए। हु इज नोन फॉर हिज स्पाइन। और ये कार्यकाल तो चंद दिनों का है। हाउ विल हिस्ट्री रिमेंबर हिम? इतिहास उनको कैसे याद करेगा कि वो जज, चीफ जस्टिस, जिनके कार्यकाल के समय सरकार वापस एनजेएसी ले आई, लाने की स्क्रिप्ट बनी, वही एनजेएसी जिसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खारिज कर चुकी थी पूर्ण बहुमत से। उसके बावजूद ये जुडिशरी की एक स्वतंत्रता का बहुत बड़ा मसला है। उनको अपनी बाजू किसी भी कीमत पर, किसी भी भय के कारण सरकार के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें जितना कठोर से कठोर फैसला हो वो लागू होना चाहिए। अगर बर्खास्त करने की जरूरत पड़े, बर्खास्त कीजिए। पूरे देश में एक उदाहरण बनाइए, लेकिन इसको एक माध्यम मत बनाइए जुडिशियल नियुक्तियों को अपने हाथ में लेने का। अभी भी सारे खेल का सबको पता है। स्टेट्स के कॉलेजियम, हाईकोर्ट के कॉलेजियम कैसे गिव एंड टेक पे काम कर रहे हैं। एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज इट। कितने परिवारों के लोग इस पूरे देश की जुडिशरी पे कब से काबू है, एवरीबडी नोज इट। लेकिन बहुत सारे वक्त ऐसे आते हैं जब आपको आत्म मंथन का समय मिलता है। ये वो अवसर है कि आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, बेहतर काम की एक वो कीजिए और आगे बढ़िए। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको कायम रखिए। अगर आपने ये जो अर्जित स्वतंत्रता है ये खो दी, तो इतिहास कैसे याद करेगा जस्टिस खन्ना को या आने वाले जस्टिस दोई को? क्योंकि इन दोनों की टर्म में ही सारा खेल हो चुका होगा। ये मान के चलिए मोदी जी इस मौके को छोड़ने वाले नहीं। ये जुडिशरी को देखना है कि वो अपना इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, या तमाम कारणों से, जिन कारणों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, दोबारा नियुक्तियां मिलती हैं, मलाईदार पद मिलते हैं, कोई राज्यसभा में जाता है, कोई गवर्नर बनता है, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाता है। ये बहुत छोटी चीजें हैं। इतिहास जस्टिस एचआर खन्ना को कोई याद करता है आज भी, किन्हीं कारणों से करता है ना। तो वो चीज समझ के जस्टिस खन्ना को अपना दायित्व देखना चाहिए, अपनी फ्रेटर्निटी के प्रति, इस देश के संविधान और कानून के प्रति और न्याय के प्रति। वो देखना बहुत जरूरी है। मतलब कोलेजियम सिस्टम जो है, जजों की नियुक्ति का कोलेजियम सिस्टम खत्म करके और एनजेएसी ला करके जजों के नियुक्ति करने के नए तरीके के स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट तैयार है। लागू किए जाने की बात है कि देखा जाए सरकार उसको लागू कब करती है। जुडिशरी पर इतना प्रेशर कब वो क्रिएट कर पाती है कि नहीं, अब कोलेजियम नहीं चलेगा, हम तय करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे चुनाव आयोग के साथ हुआ, और फिर चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, जुडिशरी पूरी उसी ढर्रे पर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।